इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 पाठ 2 दोपहर का भोजन भाग 2। इसमें हम समझेंगे कि जब मझला लड़का आता है तो क्या क्या बातें होती है। बड़का लड़का आया, रामचंद्र आया, कहानी खत्म। अब मोहन की कहानी यहाँ चालू होगी। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था, मतलब पूरा उजला नहीं था, सांवला था, और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, मतलब चिकन पॉक्स माताजी जिसको बोलते हैं उसके दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। उस उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। आगे देखते हैं। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रे, कहाँ कहाँ रह गए थे बेटा अभी तक ले? भैया पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास, मतलब बड़े एक टुकड़े को, बड़े कौर को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बरबरा रही हो। जिस तरह स्वप्न में बरबराते हैं लोग, वैसे ही बोल रही थी वहां पे। बरका तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, मतलब बरका तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी हो गया है, दिमागी होगा। उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन जो था, मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। पिट्टू था लग रहा है। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था, खा गया था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करेगा, क्या करे। मतलब सिद्धेश्वरी के समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उस समय इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई और दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए स्वर में पूछा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, मतलब देखना खाना है कि नहीं है, तो रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मतलब ये झूठ बोलकर भी यहाँ पर खिलाना चाहती है। यही तो होता है ना माँ का प्यार। माँ कभी भी 2 भाइयों में झगड़ा कराना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में वही माँ के ऊपर से उनका साया हट जाता है तो 2 भाई एकदम ताश के गड्डी जैसा बिखर जाते हैं, पत्थर के टुकड़े जैसा बिखर जाते हैं। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे बस रहने देना माँ। तो भोजपुरी में, नहीं रे बस रह दे तू। अव्वल तो अब भूख नहीं, मतलब अब तो भूख नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। खैर अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, उसी से काम चल जाएगा। दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुर्र 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 पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद, मतलब इन सभी लड़कों का बाप, जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। राम, पहले के लोग पत्नी को नहीं बुला पाते थे नाम लेकर, तो बड़े बेटे का नाम लेकर बुलाते, अरे राम सुनती हो, इधर आओ, ऐसे ऐसे बात को बोलकर छोटे बेटा बेटी का नाम लेकर बुलाते थे लोग। आगे यहाँ पर सुना, सुनती हो, बैठ गए। बैठते के बाद सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी की कुछ नीचे सिरका लिया, मतलब सिर पर जो साड़ी था, घूंघट था, नीचे सिरका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर निकल गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद
पीढ़े पर पलथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रस को इस तरह चुबला रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। बूढ़ी गाय जैसे चबाती है ना पूरा, उस तरह चबा चबा कर खा रहे थे। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। 45 का उम्र था लेकिन 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी, मतलब सिर का बाल उड़ चुका था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। वाह क्या बात है। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। बनियान मतलब क्या? अपेक्षाकृत, गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान लटक रही थी। मतलब धोती और लोग बनियान ही पहनते थे पहले, वो दूसरा कुछ तो था ही नहीं ना। बनियान मतलब वो पूरा हाफ वाला जो टी शर्ट जैसा गज्जी होता था ना, वही लोग पहनते थे। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुरकते हुए पूछा, बरका दिखाई नहीं दे रहा है? फिर सिद्धेश्वरी ने जवाब दिया। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया हो, जैसे कुछ काट गया हो, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है। कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। देखो क्या यहाँ पर बातें बोल रही हैं, बाबूजी देवता के सम्मान्य हैं। ये बातें फिर यहाँ पर मुंशी जी से उनकी पत्नी बोलती है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई थी। शर्माते हुए पूछा, ये क्या कहता है? शर्माते हुए ये क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है लड़का अपना, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति, इस तरह नहीं लोग खुशियों से फूलने लगते हैं, उसी तरह बरबराने लगी थी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है लड़का अपना। उस जमाने का कोई महात्मा होगा, पिछले जमाने का कोई महात्मा होगा। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था भैया के शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। ये बातें मुंशी जी से बोलती हैं सिद्धेश्वरी जी, ठीक है। सिद्धेश्वरी क्या क्या बातें यहाँ पर बोलती है आप याद रखना। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथों को चाट रहे थे। दाल हाथ में लगा तो उसको चाट रहे थे। उन्होंने सामने की तरफ की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बरका का दिमाग तो खैर काफी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट हुआ करता था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बरकरार रखता था। वो जो याद करने को बोलूं याद कर लेता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं। प्रमोद को कम समझती होगा। यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। प्रमोद को कम समझती होगा, हा 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 हा, ऐसा ही करके उन्होंने हंसना चालू कर दिया। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। मतलब 1.5 रोटी खाने के बाद आधा जो टुकड़ा था, आधा में से उस पर युद्ध कर रहे थे, खाऊं कि ना खाऊं। कुछ कठिनाइयां होने पर एक गिलास पानी चढ़ा लिए, मतलब सरका उड़का होगा तो पानी पी लिए। फिर खर खांसकर, मतलब फिर खांसने के बाद खाने लगे थे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पक 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 आवाज सुनाई दे रही थी। पहले के मशीन होते थे चक्की वाले, वो पक 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 चलते थे और इतना जोर से सुनाई देता था कि पूरा गांव का लोग सुनता था कि चक्की चालू हो गया, आटा लेके चल, आटा लेके पिसवा के आओ। इस तरीके का बात होता था। और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई
पंडुक लगातार बोला था गुरु 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 इस तरह गुटर 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 कर रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे क्या नहीं कहे। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, सभी चीजें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। उसके दिल में न जाने कैसा भय समा गया था कि ठीक से बात भी नहीं कर पाती, सच्चाई भी नहीं बताती किसी को। अब ये तो भैया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस पूरे पाठ में नहीं बताया गया है। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे, चुपचाप खा रहे थे, जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण किए हो उस तरह, और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो उस तरीके से चुपचाप खा रहे थे। जो अपनी ये सिद्धेश्वरी थी, तो सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, लेकिन मैं ऊपर वाला लाइन पढ़ना था अभी ना। तो सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया, बोली मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई है, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, सॉरी फूफा जी बीमार है। तो फूफा जी बीमार हैं, किसके फूफा जी? उनके फूफा जी होंगे ना। तो फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दोनों ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हो। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है। गंगा शरण बाबू कोई होगा, उनकी लड़की की शादी तय हो गई है। लड़का एमए पास है, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स पास है, कहीं नौकरी करता होगा। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। सिद्धेश्वरी तुरंत चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो चुका था और वे थाली में बचे खुचे दाने को बंदर की तरह, बंदर क्या, जिस तरह बंदर खाते हैं ना, तो बंदर की तरह बिन रहे थे। मतलब बंदर की तरह जिस तरह बिन बिन खाते हैं ना, उस तरह बिन बिन कर सब खा रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बरका की कसम, एक रोटी देती हूँ, चाहिए क्या? अभी बहुत सी है, अभी बहुत रोटी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी की नजर से अपराधी के सम्मान तरह रसोई की ओर खनकी से देखा। पहले पत्नी को देखा अपराधी की नजर से, और उसके बाद से कनखी से रसोई को देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम खाने के लिए ले रहा हूँ। गुर होगा क्या, मतलब मीठा है क्या? मीठा है तो दे दो, कसम खिला दी तो मीठा दे दो, मीठा खाने के लिए। सिद्धेश्वरी ने बताया कि हांडियों में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पिलाओ, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। यह कहकर वे ठहाका मारकर हंसने लगे। हा हा हा, ऐसे ही लोग पहले हंसते थे, हंसने लगे। मुंशी जी के निबटने के पश्चात, मतलब उनके खाने के पश्चात, सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौकी की जमीन पर बैठ गई। चौके की जमीन पर बैठ गई। बकला की दाल शायद, तो बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली मतलब पहले आज थाली होता है ना, थाली से छोटा जो ढकना जैसा होता था उसको छिपुली बोलते थे। तो छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, तरकारी को रखी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची हुई थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में
रखने जा रही थी और अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर यहाँ पर समझना क्या बातें यहाँ पर सामने आती है कि उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। क्योंकि माँ थी, अपने खा लेगी तो बच्चा खाएगा कैसे, तो बच्चा के लिए एक रोटी वहां पर रख दिया विभाजित करके। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत उसके बाद एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला कवर मुंह में लिया, मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगा था। कुछ हुआ होगा भैया, याद आ गई होगी, आंसू चूने लगा। सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था। आंगन की अलगनी, मतलब वो जो रस्सी होता था कपड़ा टांगने के लिए, तो अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे, मतलब छेद लगे हुए थे। चेपी मार दिया जाता था, पहले फाटता था जहां पे, तो चेपी लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर पूरा निश्चिंतता के साथ सो रहे थे। औंधे मुंह के आराम से सीधा चीते सूतकर वो सो रहे थे, चीते लेटकर। जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलड़की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो, इस तरीके से वहां पर सो रहे थे। तो एकदम काम की तलाश में कहीं जाना ना हो, वैसे ये सो रहे थे एकदम टेंशन फ्री होकर। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। हमें मालूम चलता है कि मिडिल क्लास परिवार में किस तरीके का रीति रिवाज होता है। बड़ा लड़का, मझला लड़का, छोटा लड़का और उनके बाप, मतलब अपने पति को किस तरीके से, एक माँ परिवार को किस तरीके से सहेज कर रखती है, खाना किस तरह खिलाती है, जबरदस्ती खिलाती है, बोलकर खिलाती है। इन सब बातों को याद करते हुए हमें सीख लेना चाहिए, हमें इस पाठ से सीख लेना चाहिए कि हम भी वैसा कर सकते हैं जैसा इस पाठ में हमें सिखाया गया था। जो लड़की है बड़ी हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, माँ बनेगी, तो वह भी ऐसा करे जिसके वजह से उसका परिवार खुशहाल हो। कुछ गलतियों को सुनकर, समझकर, झेल कर चुप रहना पड़ता है। चुप रहने के बाद ही अपना पूरा घर परिवार संसार शांति से चल पाता है, नहीं तो भैया समझ लो त्राहिमाम इत्राहिमाम होगा। ये प्रश्न अभ्यास 1 में बताता हूँ। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? आप यहाँ बताओ कि सिद्धेश्वरी ने झूठ क्यों बोला? सिद्धेश्वरी ने इसलिए झूठ बोला कि जो विश्वास रामचंद्र को था अपने भाई मोहन पे, वो विश्वास टूटे ना। जो भरोसा मोहन पे रामचंद्र करते थे वो भरोसा टूटे नहीं। इस बात के लिए सिद्धेश्वरी ने झूठ बोला। सिद्धेश्वरी इसलिए झूठ बोली कि 2 भाइयों में झगड़ा ना हो, इसलिए झूठ बोली। दोनों का पेट भर जाए, इसलिए झूठ बोली। तो बहुत सारे कारण है इसके बारे में, बाकी सब सवाल आप खुद कर सकते हैं। आपके लिए तो सब सवाल है ना जी। बाकी सब जो ये शब्दार्थ है आप एक बार पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा। खाने का छोटा बर्तन को छिपली बोलते हैं, बोला ना मैंने, छोटे बर्तन। हमारे गांव में बड़ा छिपली होता है भैया, गांव पर जाते हैं छिपली, अमादर छिपली में खाना दिया हो। ये सब बातें हम लोग भोजपुरी में हम लोग बोला करते थे अपने दादी से, माँ से, माँ छिपलिया में दे रहे खाना। हमारी बहन होती थी, उसको है सुन छिपली में खाना दे, चल हमें दे, तन रोटी सब्जी दे, तन भात दे हमें। इस तरह हम लोग बोलकर खाना मांगते थे, क्योंकि हम लोग यूपी बिहार के रहने वाले लोग हैं। हम लोग का भोजपुरी, हम लोग का यहाँ का रख रखाव सब समझ में आता है। हम यहाँ पर इस पाठ को खत्म हो ही गया है। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे टॉर्च बेचने वाला हरिशंकर परसाई लेखक का नाम है। आपको कुछ भी दिक्कत हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद।